नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 6 जून 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये कार्यक्रम है, इसको होस्ट है जो कोटे डी आइवर के द्वारा इस कार्यक्रम को होस्ट किया गया है और ये 50वीं वर्षगांठ है विश्व पर्यावरण दिवस की, ये आपको ध्यान रखना है। और इस 50वीं वर्षगांठ का जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत है जो आदिबजान के एवरी लेगून है, इससे इसकी शुरुआत की गई है और इसमें सहयोग करने वाला देश है वो नीदरलैंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है और प्रमुख रूप से ध्यान आपको ये रखना है कि इसको होस्ट है जो कोटे डी आइवर देश के द्वारा किया गया है। इस वर्ष इसकी थीम है जो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, इस वर्ष इसकी थीम है और इसके साथ में ही एक हैशटैग भी चलाया गया है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस वर्ष का हैशटैग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात करें तो प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार ये 5 जून 1974 को सेलिब्रेट किया गया था और पहली बार इसका होस्ट है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट था। और पहली बार जो थीम थी ओनली वन अर्थ के साथ में विश्व पर्यावरण दिवस है जो पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। भारत है जो इसका होस्ट है जो 2018 में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित जितने भी पॉइंट्स है ये आपको क्लियर रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। विश्व जैव विविधता दिवस है जो प्रत्येक साल 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही विश्व जल दिवस के बारे में बात करें तो ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तीनों दिवस है जो 22 तारीख से संबंधित है। मंथ डिफरेंट डिफरेंट है तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ओजोन संरक्षण दिवस है ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन शामिल हुआ है। तो CLN में कौन शामिल हुआ है। तो भारत है जो केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क है इसमें शामिल हुआ है। भारत के साथ में टोटल 13 देश है जो इसमें शामिल है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो टीकों का परीक्षण करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिससे कि जो महामारी के प्रकोप से बचाया जा सके। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये जो केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क है ये CEPI का भाग है। CEPI की जो स्थापना है साल 2017 में होती है और CEPI का हेडक्वार्टर है ये ओस्लो नॉर्वे देश में है जो CEPI का हेडक्वार्टर है। CEPI की यदि फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म को कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस इसकी फुल फॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत है जो केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। एलिसा टेस्ट है ये एड्स के परीक्षण में किया जाता है। तो एड्स की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। BCG का टीका है ये TB का टीका होता है। और मॉस्क्यूरिस है जिसे हाल ही में मलेरिया की वैक्सीन है इसकी विकसित किया गया था। तो मॉस्क्यूरिस है ये मलेरिया की वैक्सीन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोवैक्सीन है ये भारत बायोटेक के द्वारा निर्माण किया गया है इसका, और ये भारत बायोटेक है जो हैदराबाद में स्थित कंपनी है। कोवैक्सीन है ये कोविड-19 के उपचार के लिए वैक्सीन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है। तो एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा 100 वंदे भारत ट्रेन है वो बनाने का टेंडर लिया गया है। स्लीपर कोच के टेंडर है इनके द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये एल्स्टॉम कंपनी है ये फ्रांस देश की है। तो इस टेंडर की लागत है ये 30,000 करोड़ रुपए की रहने वाली है। और ये स्लीपर कोच है इनकी स्पीड है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। और ये कोच है जो कि एल्युमिनियम के बनाए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
यदि वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करें तो वंदे भारत ट्रेन है, इसका पुराना नाम है जो T18, इसका पुराना नाम है। पहली वंदे भारत ट्रेन है, इससे ये दिल्ली से वाराणसी के मध्य में संचालित किया जाता है। यदि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करें तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है, ये गुवाहाटी से प्रारंभ की गई है। गुवाहाटी से जो न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल है उसके मध्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को संचालित किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है, तो प्रचंड है, जो कि भारत का हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। राफेल है, जो कि एक हल्का लड़ाकू विमान है, एयरक्राफ्ट है, ये फ्रांस देश के द्वारा विकसित किया गया है और भारत ने फ्रांस देश से इसको खरीदा है। प्रिंजेक्स गरुड़ शक्ति और वर्ण युद्धाभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है जो तुमकुर कर्नाटका में स्थापित की गई है और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा विकसित की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है। ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय है ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य डाक से सेवा को बढ़ावा देना इस क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। यदि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में बात करें, इसकी स्थापना है जो 1874 में बर्न की संधि से इस पोर्टल की स्थापना होती है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है जो बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे जो कि कुछ महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर है। खाद्य कृषि संगठन FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है जो रोम इटली में स्थित है। नाटो का हेडक्वार्टर है जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में नाटो के सदस्य देश के बारे में बात करें तो नाटो में इस वर्तमान में 31 सदस्य देश है। इस वर्ष हाल ही में जो फिनलैंड है नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, जो कि अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करें तो यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल है और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर स्थित है। और यूरोपीय यूनियन की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो यूरो इसकी मुद्रा है और यूरो को अपनाने वाला जो 20वां देश है वो क्रोएशिया बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। WTO का हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का हेडक्वार्टर है। और WTO की पहली महिला महानिदेशक है जो नागोजी ओंकाजा इवेला, जो कि नाइजीरिया देश की रहने वाली है, और WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में WTO में 164 सदस्य देश है। यूएनओ का हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क USA में यूएनओ का हेडक्वार्टर स्थित है। और यूएनओ में वर्तमान में सदस्य देश के बारे में बात करें तो 193 सदस्य देश है जो यूएनओ में वर्तमान में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है जो वॉशिंगटन DC में स्थित है। और वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में यदि अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अजय बंगा है जो वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है। तो मणिपुर में हाल ही में जो हिंसा हुई है उसकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने अजय लांबा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया है। अजय लांबा है जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है इसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इस जांच आयोग में 3 सदस्य हैं जो शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता है जो अजय लांबा के द्वारा की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। स्वामीनाथन समिति है, इसका संबंध है जो कि MSP की लागत को 1.5 गुना करना इसकी सिफारिश से की गई थी। तो स्वामीनाथन जो समिति है इसकी सिफारिश से MSP की लागत है इसको 1.5 गुना किया गया था। सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो सरकारी आयोग है जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है इनको डिफाइन है, जो कि सरकारी आयोग की सिफारिश से किया गया था। महालनोबिस समिति है जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान है उसमें महालनोबिस समिति आई थी, तो इस महालनोबिस समिति का संबंध है जो भारी उद्योगों से है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योगों से सृजन हुआ था, उनका संबंध है जो महालनोबिस समिति से है। और महालनोबिस मॉडल है जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान है उसी में आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा चेलैया समिति है, ये टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। नरसिम्हन समिति है, इसका संबंध है जो बैंकिंग रिफॉर्म से है। तो ये सभी समितियां आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम ईवी बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है? तो ये गुजरात राज्य के साथ में समझौता किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात राज्य में ये प्लांट है जो स्थापित किया जाएगा। तो टाटा समूह के द्वारा ये समझौता किया गया है और ये अग्रदास एनर्जी जो स्टोरेज कंपनी है इसके द्वारा ये जो ईवी बैटरी प्लांट है ये स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत है जो 13,000 करोड़ रुपए रहने वाली है और इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो 20 गीगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। धोलावीरा है जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र है, ये गुजरात में स्थित है और ये इस पर हाल ही में 40वां विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है। तो ये आपको धोलावीरा के बारे में ध्यान रखना है। सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला के बारे में बात करें तो जामनगर गुजरात है जो कि भारत का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला है। इससे पेट्रोलियम उत्पाद है जो निर्यात किए जाते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है ये मोढेरा गांव है जो कि गुजरात में स्थित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये गुजरात में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा है? इंजीनियरिंग श्रेणी में जो शीर्ष स्थान है ये IIT मद्रास को इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान है जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा दिया गया है। यदि समग्र श्रेणी के बारे में बात करें तो ओवरऑल शीर्ष स्थान पर कौन सी संस्थान है? तो IIT मद्रास है जो ओवरऑल शीर्ष स्थान पर है, जबकि सेकंड स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि शीर्ष प्रबंधन संस्थान के बारे में बात करें तो जो मैनेजमेंट संस्थान है उसमें शीर्ष स्थान पर IIM अहमदाबाद है, जबकि सेकंड स्थान पर IIM बेंगलुरु है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि शीर्ष यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, टॉप यूनिवर्सिटियों में IIS जो मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है जो शीर्ष स्थान पर है, जबकि सेकंड स्थान पर जो टॉप यूनिवर्सिटियों में जो सेकंड स्थान है वो JNU नई दिल्ली का सेकंड स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि NIRF के बारे में बात करें तो फर्स्ट संस्करण इसका 2016 में आता है और 2023 में जो हाल ही में जो संस्करण आया है जो NIRF का 8वां संस्करण है। इस वर्ष इसमें 86 संस्थानों ने भाग लिया है और ये कुछ रैंकिंग दी गई है। 11 श्रेणियों में रैंकिंग दी गई है और 5 आधार इसमें प्रस्तुत किए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व नौ सांस्कृतिक स्तरों की खोज वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? तो हाल ही में 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास तथा 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज करने वाला जो किला है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 2500 वर्षों से पुराने इतिहास को खोजा गया है और 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज की गई है। 9 सांस्कृतिक स्तर जैसे मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, इस तरह के जो स्तर है सांस्कृतिक स्तर इनकी खोजा गया है। तो ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। इसकी खोज है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी खोज की गई है। ASI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1861 में होती है। इसका जो संस्थापक था अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक के रूप में हम जानते हैं। वर्तमान में यदि हेड के बारे में बात करें तो विद्यावती है जो वर्तमान में ASI की हेड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद रखेंगे। गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। और गुलाम वंश के यदि वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो इल्तुतमिश है जो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे। ये आपको ध्यान रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध है जो किसके बीच में लड़ाया गया था और कब लड़ाया गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध है जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में 1191 में लड़ाया गया था। इसमें प्रथम युद्ध में मोहम्मद जो गोरी है वो पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय होती है। जबकि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो 1191 को लड़ा गया था। उसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में ही लड़ा गया था। उसमें मोहम्मद गोरी है जो विजय रहता है और पृथ्वीराज चौहान की उसमें हार होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया था। इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन है ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर की जो भद्रवाह घाटी है इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। लेवेंडर फेस्टिवल को बैंगनी क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
यदि CSIR के बारे में बात करें तो CSIR है, इसकी स्थापना 1942 में होती है। इसका महानिदेशक है, जो वर्तमान महानिदेशक है, जो कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक है, तो नल्ला थंबा कलाई सेल्वी है, जो कि नल्ला थंबी कलाई सेल्वी इसकी पहली महिला महानिदेशक है। CSIR के हेड है जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और ध्यान रखेंगे। संगाई फेस्टिवल है, ये मणिपुर में आयोजित होता है। वांगला फेस्टिवल है जो मेघालय में सेलिब्रेट होता है। लूसोफोन फेस्टिवल है, ये गोवा में सेलिब्रेट होता है। हरेली त्योहार है, ये छत्तीसगढ़ का है। सियांग उनिंग उत्सव है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। भूमचू महोत्सव है, ये सिक्किम का है। और चेरचेरा जो फेस्टिवल है, ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार उत्सव है, जो कि लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही सरहुल के बारे में बात करें तो सरहुल है जो झारखंड में आयोजित किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हॉर्नबिल के बारे में बात करें तो हॉर्नबिल है जो नागालैंड का फेस्टिवल है। इसे फेस्टिवलों को फेस्टिवल के रूप में हम जानते हैं, और 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे जो भी फेस्टिवल्स है आपको ध्यान रखने हैं। परीक्षाओं में TCS है जो इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि फर्स्ट मिसाइल का ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण है जो भारत के द्वारा किया गया है। इसका परीक्षण है जो हाई क्वालिटी एक्यूरेसी के लिए इसका परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता है जो 700 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। PSLV C-54 जो सैटेलाइट मतलब लॉन्चिंग व्हीकल है, इससे भूटान के 2 उपग्रह है जो लॉन्च किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। PSLV C-55 से सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। GSLV F-12 है, जिसे हाल ही में जो सेकेंड जनरेशन का फर्स्ट उपग्रह NVS फर्स्ट है, इसको लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और SSLV D2 है, इस जो लॉन्चिंग व्हीकल है, इससे आज़ादी सेट और EOS-07 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। तो ये सारे लॉन्चिंग व्हीकल्स आपको ध्यान रखने हैं, और इनसे जो उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, हमने ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो डिस्कस किए हैं, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को साझा करें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। उस टेलीग्राम के लिंक को भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।